हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इसका अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने भारतीय आर्य भाषाओं को देखा था, जिसमें से कि प्राचीन कालीन जो आर्य भाषा थी उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा और इसमें जो पाली प्राकृत है, अपभ्रंश, ये सब आ जाएंगी। फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसमें पहला है पाली। जो पाली का अर्थ है उसे बुद्ध वचन भी कहा जाता है, और बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ और पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए और वहां लंका नरेश वट्टगामनी के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है, इसको लिपिबद्ध हुआ। और पाली जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा है। सुत्त पिटक, ये जो तीनों पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको हम लोग देखेंगे इसमें किन किन चीजों का वर्णन है। तो सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। एक दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुतर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इति उत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटिसंभितमक, अपदान, बुद्ध दवंश और चर्या पीटक। अब हम लोग आइए देख लेते हैं कि विनय पीटक के अंतर्गत क्या क्या आता है। विनय पीटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पीटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग, चुल्लवग, पाठिचित्तय, पाराजिक और परिवार। अब अभिधम्म पीटक की बात करें तो इसमें चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पीटक के जो उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पीटक का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंक्ति, कथावत्थु, यमक और पठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद पहो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो अट्ठकथा है उस साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष, ठीक है, बुद्धघोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी में स्थित है। और बुद्धघोष ने एक रचना की थी विशुद्धि मग। विशुद्धि मग का मतलब विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। और पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है: कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्य नीति। जो कच्चान व्याकरण है, कच्चान व्याकरण के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं और काल क्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। यानी कि पाली व्याकरण का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वह कच्चान व्याकरण है और इसके रचयिता महाकच्चायन है। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो पाली भाषा का प्रदेश है कि कौन कौन सा प्रदेश पाली भाषा के अंतर्गत आता है। इसमें विद्वानों को लेकर काफी मतभेद है। देखते हैं, जैसे हैं श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स, इन्होंने मगध को माना है। वेस्टरगार्ड तथा स्टेनकोनो, इनके अनुसार उज्जैनी या विंध्य प्रदेश। ग्रियर्सन व राहुल सांकृत्यायन के अनुसार मगध। ओल्डेन वर्क के अनुसार कलिंग। रिच डेविड के अनुसार कौशल। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार मध्य प्रदेश की बोली। और देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार मथुरा के आसपास का भूभाग। उदय नारायण तिवारी के अनुसार मध्य देश की बोली। और सर्वसम्मति से देखा जाए तो विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। और जो पाली व्याकरण है उसमें वर्ण जो ध्वनियां हैं उनको, जो अभी कच्चायन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। देखिए ये रहे स्वर आपके, और व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आ जाएंगे: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और
पवर्ग। आइए अब देख लेते हैं पाली भाषा की विशेषताएं। ये है पाली भाषा की विशेषताएं। पहला है अनुस्वार अ। पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। जैसे वैदिक संस्कृत में था संगीतात्मक और बलाघात, दोनों स्वराघात उसमें भी थे और पाली में भी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते हैं। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, जो पाली भाषा होती है उसमें द्विवचन नहीं होता है। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार और 8 गढ़ युक्त भाषा है। वहां कितने गढ़ थे? 10 गढ़ होते थे, लेकिन इसमें 8 ही गढ़ हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं प्राकृत। ये तो पाली भाषा के बारे में बात हुई। अब देखते हैं कि प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 प्रचलित मत है। एक तो है कि प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है और दूसरा है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो पहले देखते हैं। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है कि प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात कि प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। और नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है कि सकल जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं, उससे उत्पन्न हुई अथवा कि वही प्राकृत है। और वाक्पति राज ने जो गौड़ बहु लिखा था उसमें कहा है उन्होंने कि जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलते हैं। और फिर जब कुछ विद्वान हैं ये जो मानते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो वो कहते हैं कि प्रकृतः संस्कृतम तत्र भवम तत् आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ऐसा हेमचंद्र मानते हैं और सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है। ये रहे, ये मुख्य प्राकृत है और ये गौड़ विभाषा है उनकी। मागधी, साबरी, अवंतिजा, आभीरी, प्राच्या, चांडाली, सुरसेनी जिसे हम लोग सौरसेनी कहते हैं, सचरी, अर्धमागधी, द्राविड़ी, बाहलिक, उदरजा, दक्षिणाती या वनेचरी। आगे देखते हैं। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है। ये 7वीं शताब्दी के थे। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। आप लोग याद कर लीजिएगा, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा था, जिसमें से कि 12 परिच्छेद है उसमें, और उन्होंने उस ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। पहला महाराष्ट्री, दूसरा पैसाची, तीसरा मागधी और चौथा सौरसेनी। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। आरसी यानी अर्धमागधी, चुलिका, पैसाची और अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र की चुलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने क्या कहा है? भूत भाषा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेमचंद्र की जो चुलिका पैसाची है उसको आचार्य दंडी ने क्या कहा है? भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्र को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हर्नले के अनुसार महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आ जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए ही किया है। अवंती और वाहलिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्रीय भाषा में अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। तो आइए हम लोग सौरसेनी को देखें। तो सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था।
डॉक्टर पीसल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है, शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है। ये वररुचि विद्वान है, इन्होंने संस्कृत बताया है, प्रकृतः संस्कृतम। राम शर्मन महाराष्ट्री विरच्यते संप्रति शौरसेनी पूर्वेव भाषा प्रकृतः किलास्या। फिर है पुरुषोत्तम, इन्होंने संस्कृत तथा महाराष्ट्री को शौरसेनी का आधार बताया है। वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को प्राकृत भाषा का मूल माना है, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ जय प्राकृत प्रकाश में कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दरद से प्रभावित बताया। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खडभाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। मार्कंडे ने प्राकृत सर्वस्व में उनकी रचना है कैके पैशाची, शौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची। इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडे ने शौरसेनी से मागध की व्युत्पत्ति बताई है। ये जो मागधी है इसकी उत्पत्ति बताई है। मागधी के साकारी, चांडाली और साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में भी मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुरों के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अर्ध मागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश, शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। अब उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं अपभ्रंश, जिसे कि तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? संधिकालीन भाषा। भर्तृहरि के वाक्य पद्यम के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दे दी। और भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कार हीनो यो गौरीति प्रयुज्यते तम अपभ्रंशम मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। और व्याडी की पुस्तक का नाम क्या था? लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध, मतलब आज उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें कि अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। किसने अपभ्रंश नाम सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। भामह ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा है। और आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त कर दिया है। अपभ्रंश को जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग नाम भी दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है, अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवभंश, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारते हैं। ये देखिए कुछ विद्वान हैं, इनके अनुसार यह अपभ्रंश के भेद हैं। नमी साधु, उपनागर, आभीर और ग्रामी, ये भी 3 भेद मानते हैं। मार्कंडे नागर, उपनागर, ब्राचड़। याकोबी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी। ये विद्वान हैं जिनके अनुसार की अपभ्रंश के भेद हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। आइए अब देखते हैं अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था।
अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन और दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता और द्विवचन भी नहीं होता। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। जो अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग है वो ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। ये तो थी मध्यकालीन आर्य भाषा। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं। ये 4 भाग हैं, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन से आते हैं? पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी और दक्षिणी में मराठी आती है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भाग 1 था बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, लंदन इंस्टीट्यूशन, भाग 1 खंड 3। उसमें पहला वर्गीकरण इन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिसमें से कि 3 है, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। तो बाहरी उपशाखा में भी 3 आते हैं। बाहरी उपशाखा में ये 3 आते हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और फिर पूर्वी समुदाय। तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। मध्य उपशाखा के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय जो कि पूर्वी हिंदी है और भीतरी उपशाखा के अंतर्गत केंद्रीय समुदाय आते हैं। केंद्रीय समुदाय में भी पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी और राजस्थानी। और इसका एक और है पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ये जो है ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये 3 उपशाखाएं बताई हैं। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी, जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने भी ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 5 वर्ग बताए हैं: उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। उदिच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी, प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती, मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी और प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला तथा दक्षिणात्य में मराठी आ जाता है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ये अपभ्रंश और उनमें आने वाली आधुनिक भाषाएं हैं: सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। इसको आप लोग ध्यान से देखें, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी। द्राक्षर पैसाची में सिंधी, लहंदा और पंजाबी ये सब आ जाएंगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, ये तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार था। अब देखते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, इन्होंने भी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। ये हिंदी वर्ग है और ये हिंदीतर वर्ग है। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। उत्तरी नेपाली, पश्चिम में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी सिंघली, मराठी और पूर्वी में उड़िया, बंगला, असमिया। अब आइए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं देख लेते हैं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं: विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ होता है पश्चिमी। इसके अन्य नाम है पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, जिभाली, पोठवारी आदि हैं। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश।
पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। गुजरात का देखें तो गुजराती जो है वो गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से और उसी से गुजरात बन गया। गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है और इसमें शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि हैं। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला जो है वो संस्कृत शब्द है और ये बंग धन आल, ये संस्कृत का एक प्रत्यय है, इससे जुड़कर बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमिया जो है वो असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि हैं। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। तो ये हम लोगों ने आज देखा मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उनकी विशेषताएं देखी, उनका जो वर्गीकरण है और कहाँ पे कौन सी भाषा या बोली का प्रयोग होता है ये भी हम लोगों ने देखा। कल हम लोग बात करेंगे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका अर्थ क्या है, बाकी जो उसमें अलग अलग हैं टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये जो इतना कंटेंट था आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।